Students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of history and the lesson is the first farmers and herders. This is the third lesson of history subject and student this is a part 2. This is a part 2 of this lesson. पार्ट 1 में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे इस लेसन के. आज हम कुछ जो बचे हुए जो पॉइंट्स है वो आज हम इस पार्ट 2 में उसके बारे में जानकारी लेंगे. तो स्टूडेंट्स आज का फर्स्ट पॉइंट है सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीव्स. ठीक है, मतलब जो सोशल के जो सामाजिक जो प्रैक्टिसेस थे और धार्मिक जो उनकी श्रद्धा थी और विश्वास था नियोलिथिक एज के लोगों का, है ना, उसके बारे में आज हम इसमें जानकारी लेंगे. नियोलिथिक पीपल लिव्ड इन सोशल ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स. नियोलिथिक पीपल जो थे वो छोटे छोटे ग्रुप बना के समाज में रहते थे जिसको ट्राइब्स कहा जाता था. विथ ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स बेस्ड ऑन देयर स्किल पीपल वेयर गिवन स्पेसिफाइड टेक्स्ट टू परफॉर्म. जो ये जो लोग थे ट्राइब्स के उनके वो किस पर बेस्ड होते थे, उनके स्किल्स के ऊपर, उनके कला गुण के ऊपर. ठीक है, और वो जो लोग थे वो अलग अलग परफॉर्म करते, अलग अलग कुछ काम करते थे. उनका कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क रहता था और वो उस पर काम करते थे. दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी. और उसी के साथ साथ वो समाज में कुछ ऐसे लेबर्स का भी काम किया करते थे. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे ट्राइबल वेज. Groups of families usually related to each other and living together in villages were known as tribes. In order to make life smooth, tribes usually had a leader, often the oldest or the strongest man in the village who was obeyed by the others. ये जो ट्राइबल लोगों के जो फैमिलीज के फिर ग्रुप जो हो चुके थे वो ज्यादातर एक दूसरे से क्या होते थे, रिलेटेड होते थे. एक दूसरे के साथ वो उनका ज्यादा रिलेशन होता था और वो एक साथ एक गांव में पूरे एक साथ मिलजुल के वो रहते थे जिसको वो ट्राइब्स कहते थे. ठीक है, और इसमें कुछ जो ऑर्डर्स होते थे वो एकदम स्मूथ और मतलब कुछ ऐसे उनके नियम बने हुए थे जो उनकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से स्मूथ और यूजफुल किया. यूजुअली वो आसानी से जी सकते थे. और इनके ग्रुप का, इनके फैमिली का, इनके ट्राइब्स का जो एक मेन लीडर होता था जो उनके ग्रुप में सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा जो बूढ़ा आदमी या फिर सबसे ज्यादा ओल्ड होता था और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन होता था, है ना. सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग जो पूरे विलेज में जो आदमी होता था उसको वो अपना लीडर बना देते थे. However, within tribes, all resources were owned, shared and used together. और जो इन ट्राइब्स के बीच में जो उनके खुद के जो नियम या रूल्स होते थे वो एक दूसरे से क्या करते थे, शेयर करते थे. और उनके जो मतलब एक दूसरे से वो मिलके उस अपने हर एक चीज़ों का वो यूज़ करते थे. Within a tribe there was usually some kind of a division of labor. Some people, usually men, tilled the land, hunted or looked after animals. तो ये जो ट्राइब्स जो थे वो कुछ लोग जो थे जैसे मेन वगैरह उनमें से जो आदमी थे वो जमीन पर, मतलब जमीन खेती बाड़ी करते थे और हंटिंग करते थे और हमेशा इधर उधर वो एनिमल्स को ढूंढते रहते थे. Women also did agriculture work, looked after crops and helped harvest them. और जो औरतें थी वो कौन सा काम करती थी, वो एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का काम वो ज्यादा करती थी और क्रॉप्स की देखभाल करती थी खेती बाड़ी में और उसमें हार्वेस्टिंग करने के लिए वो हेल्प भी करती थी. In addition to this, women gathered food and also looked after children. और उसी के साथ साथ औरतें खाना भी बनाती थी और अपने बच्चों की भी देखभाल वो करती थी. Both men and women made tools, pots, baskets and such other things according to their requirement. और आदमी और औरतें दोनों मिलके कुछ ऐसे पॉट्स बनाते थे, बर्तन बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे और जो भी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती थी, जिन भी जो चीज़ों की उनको ज़रूरत होती थी वो सारी चीज़ें वो बनाते थे. ठीक है, tribes had their own languages, forms of music and religious beliefs and they had many stories about their origin. और ये जो ट्राइब्स जो थे उनकी खुद की एक लैंग्वेज थी, वो अपनी लैंग्वेज में ही बातें करते थे. उसके म्यूजिक्स वगैरह उनको पसंद थे, म्यूजिक सुनते थे और उनकी कुछ धार्मिकता पर उनकी कुछ बिलीव्स होते थे और कुछ उनके ऐसे ओरिजिन स्टोरीज वगैरह बहुत से ऐसे होते थे जिसको वो हमेशा सुनते थे या
मतलब उनके कुछ ऐसे स्टोरीज थे जिन पे वो अपने बिलीव्स करते थे। अर्ली पीपल फाउंड नेचुरल फिनोमेना सच एज लाइटनिंग, थंडर, हेवी रेन, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एक्सेट्रा बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। और उनकी समझ के अनुसार वो जो लोग थे वो कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना बनाते थे, जैसे लाइटिंग है, मतलब प्रकाश के इसमें, ठंडी के सीजन में हेवी रेन के लिए वो अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अनाज उगाने के लिए जो भी उनको चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो सब वो क्या करते थे उसको मतलब उन सारी चीज़ों को वो क्या करते थे मतलब उसका जो यूज़ करने के लिए उसको बनाते थे। We presume that they feared these phenomena and therefore started worship them. To early people, death was mysterious. और उनके जो प्रिजम्स थे जैसे फिनोमिना में, तो वो ज़्यादातर वर्शिपिंग में सबसे ज़्यादा उनका भरोसा होता था, मतलब पूजा वगैरह वो बहुत ज़्यादा करते थे, है ना। किसी भी अगर नई चीज़ का अगर उनके यहाँ पे आगमन हुआ, कोई नई चीज़ उन्होंने बनाया, कुछ भी किया, तो सबसे पहले उनकी वो क्या करते थे, पूजा करते थे। और अगर उन लोगों में अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती थी, वो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ उनके इसमें होती थी। When someone dead, she or he was buried with all her or his personal weapons, tools and pottery. और अगर समझो उनके ट्राइब्स में से, उनके समाज में से, उनके विलेज में से अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उन लोगों को उस पर मरे हुए उस डेथ पर्सन के साथ उसके थ्रू जो भी चीज़ें बनाई गई थी या उसके घर में जो भी चीज़ें होती थी उसकी बनाई हुई, जैसे बर्तन हो गए, है ना, या फिर कोई अनाज हो गया, मतलब कोई भी चीज़, टूल्स वगैरह, उनके वीपन्स वगैरह, हथियार वगैरह जो भी अगर उसने खुद बनाए, तो वो सारे उसके साथ ही उसको दफन किया करते थे। जो मर गया है, जो डेड पर्सन है, उसके साथ ही उसके बनाए हुए सारी चीज़ों को भी उसके साथ दफन किया करते थे। उनकी ये प्रथा थी। People thought that the dead would use all this in their afterlife. Excavation have revealed Neolithic burial sites in Burza home in Kashmir. तो जब पीपल सोचते थे कि जब मतलब उस टाइम के पीपल ये क्यों प्रथा बनाई थी, वो क्या सोचते थे कि जो मर गया है पर्सन या मरा हुआ जो आदमी है, उसके किसी भी चीज़ों को उसके मरने के बाद कोई भी दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता, है ना। और ये जो चीज़ें होती थी नियोलिथिक सिस्टम के काल में, तो ये जो सारे जो इसके जो अवशेष थे वो ज़्यादातर बुर्जा होम में मिली थी कश्मीर में, क्योंकि वहाँ से ही नियोलिथिक एज की स्टार्टिंग हुई थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, केस स्टडी द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो नियोलिथिक एज की हम इसमें केस स्टडी करेंगे। इन नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया several Neolithic sites have been excavated. Some of them are Burza Home in Kashmir, Lahur Deva in the Middle Gangetic Plains, Sarai Kola in the West Punjab and Mehragarh in Pakistan. तो ये जो जगह थी जो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थर्न वेस्ट के पार्ट जो थे, जहाँ पे नियोलिथिक एज के बहुत से ऐसे अवशेष या बहुत से ऐसे प्रूफ्स, एविडेंस वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, जो एरिया था जिसमें पहला तो है कश्मीर का बुर्जा होम, दूसरा है लहूर देवा इन मिडल गंजेटिक प्लेन्स है, और तीसरा है सराई कोला जो वेस्ट पंजाब में है, और नेक्स्ट है मेहरागढ़ जो पाकिस्तान में है। ठीक है, इन जगहों पे नियोलिथिक एजेस के बहुत से ऐसे अवशेष, बहुत से प्रूफ वहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द रिमेन्स ऑफ नियोलिथिक विलेजेस एट पिकलीहाल इन कर्नाटका, दाउजली heading on the hills near river Brahmaputra, along with specimens of houses, tools, pottery, food, grains and burial places. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे जिन्होंने इस बारे में पूरी जो जानकारी ली थी नियोलिथिक एज के लोगों के बारे में, तो तब उन्होंने ये फाउंड किया था कि नियोलिथिक
एजेस के जो विलेजेस थे, जो गांव थे उन लोगों के, वो ज्यादातर कहाँ पे हमें देखने को मिले थे? कर्नाटका में, जहाँ जो पिखलीहाल नाम का गांव है वहां पे, और दाउजली हेडिंग जो ब्रह्मपुत्रा नदी के बिल्कुल किनारे पर है, टेकड़ी पर है। और इस जगह पे तो नियोलिथिक एज के लोगों के घर, उनके हथियार औजार उन्होंने बनाए हुए, और उसी के साथ साथ उनके बर्तन वगैरह और उनके फूड ग्रेन्स, मतलब अनाज जो है थे खाने के, ये सब चीजें वहां पे उनको देखने को मिली थी। अब हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट मेहरागढ़ 7000 to 3200 BC। मेहरागढ़ के बारे में जानते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, और 7000 से 3200 बिफोर क्राइस्ट के काल का देखेंगे। ठीक है। द साइट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बलूचिस्तान नियर बोलन पास इन पाकिस्तान। आज जो मेहरागढ़ है, जिसको आज हम बलूचिस्तान नाम से जानते हैं, और जो पाकिस्तान का पार्ट है। द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी, archaeologists have found remains of burnt grains and concluded that a number of crops, for example wheat, barley, legumes were grown here। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनके बारे में जो फाउंड किया, जो इंफॉर्मेशन निकाली थी, उसमें ये बताया गया है कि ये जो नियोलिथिक एज के जो लोग थे वो ग्रेन्स को, अनाजों को बर्न करके, उसको जला के, उसके क्रॉप्स को जला के, जैसे गेहूं है, बार्ली है ना, और लिग्यूम्स है, शेंगा वगैरह, तो उनको जब उनको पूरा गर्म करके वो क्या करते थे, उसको बर्न करके जला के उसको खाते थे। In fact, men and women at Mehragarh formed the earliest farming community in the Indian subcontinent. Scattered remains of domesticated animals have been found along with bones of wild animals. और इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ पे जो मेन और वुमेन्स थे मेहरागढ़ में, जो रहने वाले अर्लीस्ट काल के, तो उनके कुछ ऐसे जो कम्युनिटी थी उन लोगों की, मतलब जो समूह था उनका रहने का, तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनके बहुत से ऐसे अवशेष मिले थे। और उसी के साथ वहाँ पे कुछ ऐसे पालतू जानवरों के भी अवशेष मिले थे, जैसे गोट, शीप वगैरह, है ना। उनकी हड्डियाँ, जंगली एनिमल्स की हड्डियाँ वगैरह वहाँ पे वो मिली हुई थी। और वो जो एनिमल्स की हड्डियाँ वगैरह ऐसे पूरी सड़ी हुई, मतलब ऐसे पूरे जमीन में गड़ी हुई टाइप में उनको वहाँ पे देखने को मिली थी आर्कियोलॉजिस्ट को। These clearly show a transition from the practice of hunting to domesticating animals. In the latter stage, cattle bones were very common, indicating that cattle was tended and looked after by the Stone Age people. तो वो जो चीजें होती थी वो पूरी क्लियरली दिखती थी कि ये क्या है, मतलब हंटिंग किए हुए या फिर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स है ना। मतलब एक तो उनका हंट किया हुआ है और मार के वहाँ पे वो पड़े हुए हैं, वो सड़ गए हैं, या फिर वो किसी के डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब पालतू जानवर है जो मर गए और उस जमीन में उस तरह से उनको डाला गया था, और उनके वो जो अवशेष थे वो पूरे इस तरह से ऊपर आए थे। और पूरे ऐसे, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसकी जानकारी छानबीन की थी तो वहाँ पे उनको दिखाई दिया था। Archaeologists have also found the remains of square of rectangular mud houses. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किया कि उन्होंने कुछ ऐसे स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में उन्होंने कुछ मड हाउसेस बनाए थे। ईच हाउस हैड 4 और मोर सब डिविजन्स। हर एक हाउस के 4 या फिर उससे ज्यादा उसके डिविजन्स उन्होंने बनाए थे। Several burial sites reveal that people perhaps believed in life after death. मतलब वहाँ के जो लोग थे वो जगह इसलिए बनाई थी कि जो भी मरे हुए जो जानवर है, जो एनिमल है, उनको उस हर एक इसमें जगह पे, हर एक बॉक्सेस में उनको डाला जाए और वहाँ पे रखा जाए। Many things found at these burial sites such as baskets, stones and bones, tool, beds, pendants and animals' bones point to this belief. Handmade terracotta pottery and figures have also been found at the site. और वहाँ पे उस जगह पे उनको बहुत से ऐसे
मरे हुए जो लोगों के या जानवरों के अवशेष और उसके साथ साथ वहाँ पे जो उनके हाथों से बनाए हुए बास्केट्स या फिर औजारे या फिर बोन्स टूल्स मतलब हड्डियों से बने हुए जो टूल्स थे वो, और बेट्स वगैरह और एनिमल्स की हड्डियां, ये सब चीजें वहाँ पे उनको देखने को मिली थी। और उसी के साथ जो हैंडमेड मतलब हाथ से बनाया हुआ एक बर्तन था जिसको टेराकोटा कहा जाते थे, वो भी उनको उस साइड पे देखने को मिले थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बुरजा होम। कश्मीर का जो विलेज था जहाँ पे नियोलिथिक एज के लोगों की कुछ ऐसे अवशेष वहाँ पे मिले थे, वो प्लेस है बुरजा होम। This site lies near Srinagar in Kashmir. Burza home in Kashmiri means the place of beach. तो ये जो साइट थी जो श्रीनगर में थी कश्मीर में, और बुरजा होम जिसका नाम था और उसका जो मीनिंग है बुरजा होम का वो है प्लेस ऑफ बीच। बीच जो है, बीच क्या है, एक टाइप ऑफ ट्री है, मतलब ट्रीज का नाम है बीच। तो बीच मतलब उस बुरजा में बीच ट्री के बहुत ज्यादा ट्रीज होते थे, इसलिए उसको प्लेस ऑफ बीच भी कहा जाता था। और यहाँ पे इसी जगह पे नियोलिथिक टाइम्स के लोगों की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी वहाँ पे दिखी थी। हिस्टोरियंस डेट दिस साइट टू अराउंड 3000 BCE। हिस्टोरियंस ने जब देखा वहाँ पे तो वो वहाँ पे जो अवशेष है, जो वहाँ की जो स्थिति उनको दिखाई दी थी वो कम से कम 3000 बिफोर क्राइस्ट की थी। A great variety of stone tools, clay, pottery and dwelling pits have been excavated here. वहाँ पे उनको अलग अलग टाइप के स्टोन से बने हुए टूल्स वगैरह, पॉटरी और ड्वेलिंग पीट्स मतलब जो उनके घर हाउसेस ने कैसे जमीन में गड्ढे किए हुए जो रहते पीट्स, ठीक है, वो सब चीजें उनको वहाँ पे देखने को मिली थी। It appears that people here lived in pits on terraces near lakes and used polished tools made of stone and bones. और वहाँ पे उन्हें जो लोग पिट्स में रहते थे उनके घर वो कहाँ पे थे, जैसे लेक्स के किसी तालाब के वगैरह पास के जो घर थे वो भी उनको वहाँ देखने को मिले थे। और उनसे उनके बनाए हुए कुछ पॉलिश किए हुए टूल्स और स्टोन्स, औजारे वगैरह और बोन्स वगैरह, हड्डियां वगैरह उनको वहाँ पे देखने को मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अनयूजुअल ड्वेलिंग पिट्स डग्स इनटू द सॉइल बिलो ग्राउंड लेवल। और उनको बहुत से ऐसे मतलब पिट्स जो ग्राउंड में जमीन में बहुत बड़े बड़े ऐसे गड्ढे करके जो घर बनाते थे जहाँ पे रहते थे, वो सारी चीजें उनको वहाँ पे देखने को मिली थी। सर्कुलर और ओवल इन शेप, और वो जो उनके जो पिट्स थे, उनके जो घर थे वो कैसे एक तो सर्कल में या फिर ओवल शेप में बनाए गए थे। वाइड एट द बेस, नैरो एट द टॉप एंड कवर्ड विद लीव्स और ड्राई ब्रांचेस। और उनके जो घर थे वो एक तो ओवल शेप में या फिर सर्कल में होते थे, और उनका जो बेस था, उनकी जो नीचे का जो भाग था वो बहुत ही ज्यादा वाइड होता था और ऊपर का जो था वो नैरो होता था, ठीक है। तो और उसकी जो छत थी, उसके ऊपर का जो भाग था उसको वो पत्तों से या फिर सूखे हुए ब्रांचेस, जो पेड़ों की जो ब्रांचेस होते थे उससे वो उसको ढक देते थे। हिस्टोरियंस बिलीव दैट दिस पिट्स शेल्टर्ड पीपल फ्रॉम बिटर कोल्ड। जो वहाँ पे जो देखने वाले जो लोग थे उन्होंने ये मतलब ये ऑब्जर्व किया था, उसको हिस्टोरियंस ने इसको बिलीव किया था कि ये जो पिट्स थे वो उन लोगों ने बहुत ही भारी से कोल्ड से, ठंड से बचने के लिए ये सब जो उन्होंने ये पिट्स अपने लिए बनाए थे। लेटर हाउएवर पीपल बिगन टू बिल्ड मड हाउसेस above the ground. People and Burza home buried their dead under their houses or in graves. तो ये जो उसके बाद जो घर होते थे वो उन्होंने ये जो पिट्स के बाद उन्होंने मड हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसमें वो जैसे बुर्जा होम में ये ज्यादा मड हाउसेस देखने को मिली, और वहाँ पे जो डेड हुए जो लोग या फिर एनिमल्स होते थे उनको वहाँ पे रखते थे या फिर उनकी समाधि ग्रेव्स वगैरह वहाँ पे बना देते थे।
The practice of burying their animals also seem to have been practiced. Archaeologists have found bones of cattle and goats at Burzahom. और बुरजाहोम में आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने वहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स के, जैसे कैटल्स और गोट्स के बोन्स वगैरह वहाँ पे उन्होंने फाउंड किए थे, जो वहाँ पे वो लोग नियोलिथिक लोग उनको पालते थे, है ना, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स थे वो उनके, तो उनके भी बोन्स वहाँ पे उनको फाइंड आउट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्थ ईस्ट दाउजली हार्डिंग। ये नॉर्थ ईस्ट में जो विलेज था दाउजली हार्डिंग, उसमें नियोलिथिक लोग वहाँ पे भी रहते थे, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नियोलिथिक साइट्स इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया आर यूजुअली लोकेटेड इन ऑन हिल्स और एलिवेटेड लैंड बिकॉज ऑफ फ्लड्स। इट इज पॉसिबल दैट नियोलिथिक पीपल हियर परफॉर्म शिफ्टिंग, कल्टिवेशन और जूम। नियोलिथिक साइड के जो लोग थे, जो आसाम में रहते थे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते रहते थे, ज़्यादातर वो हिल्स के ऊपर या फिर ज़मीन के लैंड के ऊपर रहते थे, क्योंकि फ्लड की वजह से, मतलब जो बाढ़ वगैरह आती थी रेनी सीजन में वगैरह, है ना, तो उससे बचने के लिए वो लोग ज़्यादातर हिल्स के ऊपर, टेकड़ियों के ऊपर वो रहते थे। और ये नियोलिथिक लोगों के लिए बहुत ही पॉसिबल हुआ था कि वो मतलब हमेशा कल्टीवेशन के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे वो उनको शिफ्ट होना पड़ता था, इसलिए वो जिसको जूम भी कहा जाता है, तो इस तरह से इसके लिए वो नियोलिथिक लोग ज़्यादातर फेमस होते थे। In Daujali Harding in the North Chachar Hills, stone tools including mortars and pestles have been found. तो जो दाउजली हार्डिंग जो गांव है, जो नॉर्थ चचर हिल्स पर है, वहाँ पे उनको आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से स्टोन्स के बने हुए हथियार मिले थे, और उसमें ही कुछ ऐसे मोर्टर्स और पेस्टल्स के बने हुए भी हथियार उनको वहाँ पे फाउंड हुए थे। These indicate that people used to pound or crush grains to make food. Other finds include tools made of fossil wood. Here people used to clear land for farming by burning forest. और उनको वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेन्स, अनाज वगैरह रखने के लिए, फूड वगैरह रखने के लिए कुछ ऐसे बर्तन जो उन्होंने बनाए थे, वो भी वहाँ पे उनको फाउंड हुए थे। बहुत से ऐसे बर्तन वहाँ पे उनको मिले थे। इसमें हम देखेंगे कि 2 फीचर्स डिस्टिंग्विश द साइट फाउंड एट बुरजाहोम फ्रॉम एनी अदर नियोलिथिक साइट। अदर जो दूसरी नियोलिथिक साइट्स थे जहाँ पे नियोलिथिक लोगों के कुछ अवशिष्ट मिले थे, कुछ प्रूफ मिले थे, उससे भी ज़्यादा कुछ अलग ऐसे कुछ चीज़ें उनको बुरजाहोम में दिखी थी। उसके कुछ 2 फीचर्स है वो इसमें बताए हैं। पहला है, देयर इज अ कंप्लीट अब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स और स्मॉल एंड शार्प टोन्स टूल्स। यहाँ पे उनको माइक्रोलिथ्स की पूरी तरह से ऑप्शंस थे, मतलब माइक्रोलिथ्स उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिले, और छोटे छोटे और शार्प स्टोन के बने हुए टूल्स वगैरह उनको वहाँ पे बिल्कुल भी फाउंड नहीं हुए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है, डॉग्स वेयर ब्यूरिड अलोंग विद देयर मास्टर्स, देयर इज नो एविडेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस एल्सवेयर। और वहाँ पे कुत्तों को भी डोमेस्टिक करके उन्होंने पाला है, इसका उनको वहाँ पे कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ वहाँ पे नहीं मिला है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फ्रॉम स्टोन टू मेटल द चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज मतलब कांस्य पाषाण युग। कांस्य एक पदक है ना, कांस्य का एक जैसे सोने चांदी में वगैरह होता है, उसको कांस्य भी एक उसी तरह टाइप में एक होता है, तो उसी को चैल्कोलिथिक कहा जाता है। तो कांस्य पाषाण युग जो था वहाँ पे उस काल में, उस युग में स्टोन से मेटल बनाना स्टार्ट हो गया था। नियोलिथिक लोगों ने पत्थरों से मेटल की चीजें बनाना स्टार्ट किया था उस एज में, वो हम देखेंगे। फ्रॉम बीइंग nomads and foods gathers, early humans progress to the settled life of food producer, है ना, मतलब फ्रूट्स बनाने के लिए, फूड को बनाने के लिए लोग जो थे वो ह्यूमंस, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले जो लोग थे वो एक जगह पे स्थिर हो गए, एक जगह पे वो रहने लगे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोग्रेस भी कर ली थी, उनकी लाइफ पूरी सेटल उन्होंने कर ली थी। वन फूड प्रोडक्शन इस्टेब्लिश्ड, दे मेड अनदर इम्पोर्टेंट डिस्कवरी, मेटल। फिर जब उनका जो फूड प्रोडक्शन का जो कार्य था वो जब पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने एक नई डिस्कवरी की, वो थी मेटल की। टुवर्ड द एंड ऑफ द नियोलिथिक एज पीपल बिगेन यूजिंग मेटल्स।
नियोलिथिक एज के एंडिंग में ही उस टाइम के लोगों ने मेटल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड। कॉपर जो है वो पहला मेटल है जिसका उन्होंने यूज किया था। However, it is still a mystery how early people learn to extract the metal from its ore and give it shape. जब उन्होंने ये जो एक नई मिस्ट्री उन्होंने ओपन की थी मेटल बनाने की, और लोगों ने ये मेटल बनाना पूरा अच्छे से सीख लिया था, और उससे उन्होंने उसको अलग अलग टाइप के शेप्स देके उन्होंने बहुत ही अच्छे मेटल से कुछ नई नई ऐसी अलग अलग चीजें उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। The period when metal was first used along with stone is called the Chalcolithic age, which extended from about 4000 BCE to 2000 BCE. ये जो मेटल बनाने का, मेटल का फाउंड होने का जो पहला जो फर्स्ट उन्होंने जब यूज किया था, उस काल को या उस एज को चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है, जिसका काल है 4000 BCE से 2000 BCE तक। This is because the first metal to be successfully extracted was copper. जो कॉपर के मतलब फर्स्ट जो मेटल बना था कॉपर, वो पूरा अच्छे से पूरा उसका मतलब सक्सेसफुल हो चुका था वो मेटल कॉपर बनाने का काम, तो इसीलिए उसको चैल्कोलिथिक एज कहा गया है। Chalco means copper. Soon humans learned how to make alloy such as bronze, which was made by mixing copper with tin. चैल्को का जो मीनिंग है वो है कॉपर, मतलब कॉपर का फाउंड उस टाइम में हुआ था, इसीलिए उस काल को चैल्को का युग कहा जाता है, चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, और जो ह्यूमंस थे उन्होंने ये अलाउस किया था कि उसी काल में जब कॉपर का फाउंड होने के बाद उन्होंने ब्रोंज का भी फाउंड किया, और ब्रोंज और कॉपर इन दोनों का मिक्स करके उन्होंने फिर टीन बनाया। ठीक है, टीन जो होती है ना, उसको उन्होंने उसका फाउंड किया, उसको बनाया। अलाउज वेयर मेड एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स। उसी से उस टीन के यूज से उन्होंने बहुत से अलग अलग टाइप्स के टूल्स, हथियार वगैरह उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। ह्यूमंस प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ मेटल्स। फिर उस ह्यूमंस ने अपने पत्थरों के एज से लेके मेटल्स के एज तक बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोग्रेस अपनी कर ली थी। चैल्कोलिथिक साइट्स डिस्कवर्ड इन इंडिया इंक्लूड नवदाटोली इन महाराष्ट्र एंड ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका। ये जो चैल्कोलिथिक एज की जो साइट्स है, जगह है, वो ज्यादातर कहाँ डिस्कवर हुई है? अपने इंडिया में नवदाटोली जो महाराष्ट्र में है, और दूसरा है ब्रह्मगिरी जो कर्नाटका में है। वहां पे ये चैल्कोलिथिक एज के बहुत से अवशेष, बहुत से प्रूफ हमें मिले हैं। The Indus Valley civilization belong to this period. We will study more about the life of people in the Indus Valley in the next chapter. अब हम इसके आगे के नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडस वैली जो थी, उसका जो सिविलाइजेशन का पीरियड जो था, वो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और उसी में इस नियोलिथिक एज के जो और जो उनके जो लोग थे उनकी और आगे की लाइफ के बारे में हम उसमें एक जो जानकारी है वो हम लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये जो लेसन था इसका ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है, और ये सारे जो लेसन के जितने भी टॉपिक्स थे वो आज हमने इस बचे हुए जो टॉपिक्स थे उसके बारे में आज हमने इस पार्ट में इस वीडियो में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली है। अगर इस वीडियो के जो भी टॉपिक्स आज हमने देखे उनमें से अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।